हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश दादीज, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। सीएलसी जो सदैव अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है, सीएलसी सीकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लेके आया है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में आपके पास नीट, जेईई मेन और जेईई एडवांस के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन जो टॉपिक वाइज है उनको लेके आया है। इस सॉल्यूशन में ना कि आपको केवल क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, इस टॉपिक के आसपास जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये पीवाईक्यू, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। और इस सीरीज में हम जेईई मेन के पीवाईक्यू का टॉपिक डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, इस सेक्शन में सिंगल ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये टॉपिक है जिसके हम 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इतने पीवाईक्यू हैं कि अपने पास लगभग पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट से हम गो थ्रू हो पाएंगे। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M+3 to M+2 of chromium, manganese, cobalt are this and the respectively the metal ion which can liberate H2 from dilute solution। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हमें पता होता है कि जिसका SRP है, SRP जिसका नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव SRP है, वो क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को H+ के रूप में लिबरेट कर देंगे। तो नेगेटिव SRP किस किस का है? नेगेटिव SRP एक तो अपने पास वेनेडियम का हो गया और एक अपने पास क्रोमियम+2 का हो गया। और नेक्स्ट हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं, ये नेगेटिव SRP वेनेडियम का हो गया और क्रोमियम का हो गया। और हम एक इस तरह से भी बात कर सकते हैं, देखिए आप इस तरह से बात कर सकते हैं कि H2 लिबरेट होके किस में जाएगा, H+ में जाएगा। ये 2H+ है, 2H+ है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा, H2 में जाएगा। ये क्या काम कर रहा है, इसका क्या हो रहा है, +1 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो अपने पास कोई भी जो मेटल M+2 है वो M+3 में जाना चाहिए और M+2 से M+3 ये क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। और इसके लिए ई सेल कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ई नॉट ऑफ सेल कितना हो जाएगा इसके लिए, ई नॉट ऑफ M+2 2 + 3 M+2 2 + 3 प्लस ई नॉट ऑफ H+2 H2 PT। ये वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये वाली क्वांटिटी किस किस में पॉजिटिव आ रही है, ये वाली क्वांटिटी वेनेडियम और क्रोमियम में क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। वेनेडियम और क्रोमियम में पॉजिटिव आ रही है, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जानते भी है, कोई भी रिएक्शन कब फिजिबल होगी, जब उसके लिए ई नोट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ई नोट बड़ा ई सेल से भी अपन देख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द रिएक्शंस H2 AgCl solid, H+ Cl- और Ag solid occur in units of following galvanic cell। अपने पास अलग अलग तरह के सेल रिएक्शंस दिए और इस सेल रिएक्शंस में कौन सी सेल रिएक्शंस है वो इस सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पे अपने पास H2 किस में जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, H2S+ में जा रहा है, H2H+ में जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं एनोड पे अपने पास ऐसा रहा होगा, एनोड पे अपने पास ऐसा रहा होगा कि हाफ ऑफ H2 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, H+ +1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। दूसरा अपने पास AgCl सेल है। दूसरा कैथोड पे अपने पास क्या हुआ, कैथोड पे अपने पास क्या हुआ, AgCl था, AgCl सॉलिड था, ये AgCl सॉलिड था। AgCl सॉलिड पहले किस में जाएगा, Ag+ Cl- में जाएगा। Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा
और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag सॉलिड में। तो ये सेल इक्वेशन किस तरह से होगी, AgCl सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। इस सेल को और इस सेल को देखें तो कौन सा सेल सॉल्यूशन बन रहा है, एनोड H2, एनोड पे कौन H2 काम कर रहा है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, PtH2 होना चाहिए, PtH2 होना चाहिए, H2 गैस, और HCl कॉमन रहा होगा, HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन कॉमन रहा होगा, HCl सॉल्यूशन कॉमन रहा है, और इसके बाद AgCl जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। प्रॉब्लम, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है अपने पास, इसका ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो रहा है फोर्थ ऑप्शन, बोल सकते हैं ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयंस आर गिवन बिलो, E0 1.19 वोल्ट, 1.6 वोल्ट और 1.74। रिडक्शन पोटेंशियल अपने पास गिवन है, और रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो अपने को कैलकुलेट करना इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रिडक्शन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका रहा, अपने पास सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रहा BRO, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल BRO4 माइनस का रहा, ये BRO4 माइनस, उसके बाद किसका रहा IO4 माइनस का, तो ये IO4 माइनस हो गया, और उसके बाद किसका रहा ClO4 माइनस का। तो अपने पास ऑर्डर ये आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपने पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे होता है एक बार ये चेक कर लेते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक को भी हम कवर कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल, कोई भी मेटल M प्लस N है, ये N इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है, ये हो गया M में जा रहा है, ये M में जा रहा है, और इस रिएक्शंस के लिए डेल्टा G बराबर होता है -NF ऑफ E0 ऑफ सेल, E0 ऑफ सेल। अब अपने पास ये तो -N रहा, ये F रहा, और ये अपने पास क्या रहा E0। अब E0 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ये डेल्टा G उतना ही क्या रहेगा, कम रहेगा, और डेल्टा G कम हो जाएगा तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो इससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, द मेटल्स दैट आर एम्प्लॉयड इन द बैटरी इंडस्ट्री आर, ऐसे 4 अपने पास मेटल गिवन है जो बैटरी इंडस्ट्री में यूज आते हैं। इनमें से कौन कौन से मेटल है जो बैटरी इंडस्ट्री में यूज आते हैं। Fe बैटरी इंडस्ट्री में अपन जानते हैं यूज नहीं आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो Fe का क्या होता है, कोरोजन के लिए अपन पढ़ रहे होते हैं। Mn बैटरी इंडस्ट्री में काम आता है, कौन से सेल में काम आता है, लेक्लेंसी सेल में काम आता है, लेक्लेंसी सेल में अपने पास काम आता है। Mn अपने पास, निकल किस में आता है, निकल कैडमियम सेल में काम आता है, निकल कैडमियम सेल में काम आता है, तो निकल भी अपने पास यूज आता है। क्रोमियम यूज नहीं आता है, कैडमियम फिर से किसमें काम आता है, निकल कैडमियम सेल में, निकल कैडमियम सेल में अपने पास कौन काम आता है, कैडमियम आता है। तो कौन कौन से मेटल अपने पास है जो अपने पास यूज हो जाएंगे, कौन कौन से, बी, सी और ई अपने पास यूज हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपने पास फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, identify the factor from the following that does not affect the electrolytic conductance of a solution। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये पूछना चाहता है कोई ऐसा फैक्टर बताइए जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्टेड नहीं कर रहा हो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्टेड नहीं कर रहा हो। द नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज,
नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट की नेचर डिफरेंट होती है तो सॉल्वेंट किसको डिपेंड करता है, कंडक्टेंस को डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो आयंस को मूव करने में क्या रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेगी। द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, उस इलेक्ट्रोड पे ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस अपने को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये एक एनोड हो गया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, तो ये अपने पास एनोड हो जाएगा और ये अपने पास कैथोड हो जाएगा। तो किस पे डिपेंड करता है, ये आपने कौन सा सॉल्वेंट लिया है इस सॉल्वेंट पे तो डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज, आप पीटी इलेक्ट्रोड लेते हैं, आप एयू इलेक्ट्रोड लेते हैं, इस इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। डाइल्यूशन का इफेक्ट समझते हैं, डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो अपने पास इस पे भी डिपेंड करता है। द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे CH3H3O तो इसकी कंडक्टेंस डिफरेंट होगी HCl की, हर इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस डिफरेंट होगी। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है अपने पास, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज, आपने कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 6 नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रस्टिंग ऑफ आयरन। हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, अपने पास एक रस्टिंग ऑफ आयरन को देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन में अपने पास ये रस्टिंग ऑफ आयरन को देखना है, ये एक आयरन का ब्लॉक हो गया, यहां पे कुछ वाटर इकट्ठा हो जाता है। रस्टिंग कहते हैं किसे, एनवायरमेंटल गैसेज और मॉइस्चर की प्रेजेंस में किसी मेटल की सरफेस पे अनडिजायरेबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन को चेक करेंगे तो यहां वाटर कलेक्ट होता है, तो ये वाटर जो कलेक्ट होगा वो CO2 या कोई भी ऑक्साइड्स है उनके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, जैसे H2CO3 बना लेता है। H2CO3 किस तरह से आयनाइज हो जाएगा, H प्लस HCO3 माइनस में आयनाइज हो जाएगा। वाटर की टेंडेंसी होती है या मेटल की टेंडेंसी होती है, यहां Fe है वो किसमें कन्वर्ट होता है, Fe+2 में। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे यूज हो जाएंगे। तो एनोड का काम कौन करेगा, एनोड का काम Fe करेगा। Fe किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस, यहां H+ आयन अवेलेबल है तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। कैथोड पे अपने पास क्या होगा, कैथोड पे 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाएंगे, 2H बनाएंगे। ये 2H है वो हाफ ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। टोटल मिला के रिएक्शन होगी 2H+ प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, अपने पास H2 हो गया। एक कैथोड की इक्वेशन होगी और एक एनोड की इक्वेशन होगी, दोनों इक्वेशन को सम कर देते हैं तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेल रिएक्शन हो जाएगी अपने पास Fe प्लस 2H प्लस हाफ O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fe+2 प्लस H2, ये अपने पास इक्वेशन हो जाएगी। और इसके लिए E नोट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो डेल्टा G कैसा रहेगा, नेगेटिव होगा। और प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इसी कोरोजन से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और इन स्टेटमेंट्स को इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, डिसॉल्व एसिडिक ऑक्साइड लाइक SO2 NO2 इन वाटर एक्ट एज ए कैटालिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। बिल्कुल सही बात है, ये अपन ने CO2 को यूज लिया है, CO2 की जगह हम SO2 को यूज ले सकते हैं, NO2 को यूज ले सकते हैं, SO2 को यूज ले सकते हैं। ये सारे के सारे किसका काम करेंगे, रस्टिंग को इंप्रूव करने का काम करेंगे, रस्टिंग को फास्ट करने का काम करेंगे।
नेक्स्ट, rusting of iron is a setting of the electrochemical cell on the surface of object. बिल्कुल सही बात है। रस्टिंग ऑफ आयरन में किसका फॉर्मेशन होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है। व्हेन pH lies above 9 or 10, रस्टिंग ऑफ आयरन डज नॉट टेक प्लेस। तो रस्टिंग ऑफ आयरन है अपने पास नहीं होती, बिल्कुल सही है। अगर pH 9 से 10 रहेगी तो अपने पास ये वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, तो रस्टिंग अपने पास नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाय द टिन प्रिवेंट रस्टिंग, बिल्कुल सही है। आयरन पे आप टिन की कर देते हैं तो रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। बट इफ दैट टिन कोटिंग इज पेलिंग ऑफ, अगर टिन की कोटिंग हट जाए तो भी रस्टिंग नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया? अपने पास पूछा है नोट करेक्ट। नोट करेक्ट कौन सा हो गया? फोर्थ वाला स्टेटमेंट नोट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्यूल सेल यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज ए फ्यूल हैज बीन यूज्ड इन ए स्पेसशिप। अब आपको फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल के रिलेटेड कुछ आप लोगों को क्या दिए हैं? पॉइंट्स दिए। इन पॉइंट पे आपको डिस्कस करना है कि कौन से पॉइंट्स करेक्ट है और कौन से पॉइंट इनकरेक्ट है। फ्यूल सेल अपने पास जो बनाया जाता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल सेल अपने पास बनाया जाता है। एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो जाता है, इधर से H2 पास करते हैं, इधर से क्या पास करते हैं? O2 पास करते हैं। सॉल्यूशन में क्या फिलअप होता है? KOH सॉल्यूशन फिलअप होता है। और किसका फॉर्मेशन होता है? H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू क्या बन जाता है? H2 बन जाता है। इस तरह से फ्यूल सेल अपने पास काम कर रहा होता है। तो हम कह रहे हैं कि हैज बीन यूज्ड इन ए स्पेसशिप, बिल्कुल सही बात है। स्पेस में यूज होता है। हैज ए एफिशिएंसी ऑफ 40% टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल से फ्यूल सेल की एफिशिएंसी अच्छी होती है और नियर अबाउट 40% इसकी एफिशिएंसी होती है। यूज्ड एल्यूमिनियम एज ए कैटालिस्ट, नहीं, एल्यूमिनियम कैटालिस्ट के फॉर्म में यूज नहीं होता है। इज इको फ्रेंडली, बिल्कुल इको फ्रेंडली है। यहां से वाटर होता है, पोल्यूशन फ्री होता है, और पोल्यूशन फ्री होता है तो कैसा रहेगा? ये इको फ्रेंडली रहेगा। इट इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ द गैल्वेनिक सेल, बिल्कुल फ्यूल सेल क्या होता है? टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल होता है। तो अपने पास सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। ए, बी, डी और ई, ए, बी, डी और ई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फ्यूल सेल से रिलेटेड भी हम बात कर सकते हैं, फ्यूल सेल से रिलेटेड टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ए प्लॉट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट concentration is a straight line with a negative slope. The correct unit for the slope is, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के पावर 1/2 के बीच में स्लोप बनाया गया। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, अपने पास डे बाई हैकल इक्वेशन होती है। ये बोलता है मोलर कंडक्टेंस एट C concentration is equal to molar conductance at 0 concentration minus B under root C. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है प्लॉट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के बीच में प्लॉट किया गया, तो ये हो गया Y, ये हो गया अपने पास C, और क्या हो गया? -mx। तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि अपने पास कंसंट्रेशन की पावर 1/2 के बीच में कर्वा बनाया और स्लोप है और नेगेटिव स्लोप है। तो B अंडर रूट C की यूनिट किसके इक्वल होनी चाहिए? मोलर कंडक्टेंस की यूनिट के इक्वल होनी चाहिए। ये अपने पास लिखा है B अंडर रूट C, इसकी यूनिट किसके इक्वल होनी चाहिए? मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। तो B की यूनिट अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये हो गई अपने पास मोल पर लीटर की पावर 1/2, मोल पर लीटर की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, मोल पर लीटर की पावर 1/2। और मोलर कंडक्टेंस की होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर,
और क्या होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। यहां से बी की यूनिट हम चेक करते हैं तो ये आ जाती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -3/2 और अपने पास हो जाता है लीटर की पावर 1/2। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपने पास, कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन अपने पास फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस की यूनिट के बारे में, बी के बारे में डिस्कस करते हैं, डे बाई हकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कौन कौन क्या क्या क्वांटिटी होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट प्रेशर bar of H2 would be required to make a EMF of the hydrogen electrode 0 in pure water। अपने पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया है और हाइड्रोजन में प्योर वाटर में प्रेशर हाइड्रोजन गैस का कितना रखें कि इसका ई सेल कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं हम, तो हमने कहा H प्लस है, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके हाफ ऑफ H2 में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ ऑफ H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड हमें बात करनी है। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो गया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 log P H2 की पावर 1/2 अपॉन H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये ई सेल कितना हो जाना चाहिए, प्योर वाटर में H प्लस कितने होंगे, प्योर वाटर में H प्लस की कंसंट्रेशन होगी वो 10⁻⁻7 m होगी। प्योर वाटर है तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁷ m हो जाएगी, ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये पुट करते हैं, ई सेल कितना हो जाना चाहिए, 0, ई नॉट ऑफ सेल ऑलरेडी कितना होता है 0, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 log PH2 की पावर 1/2, PH2 की पावर 1/2 और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना रख दिया, 10⁻⁷। यहां से इसे हम सोल्व करते हैं, इसे हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाता है log PH2 की पावर 1/2 और 10⁻⁷, 10⁻⁷, देखना 10⁻⁷ इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। एंटीलॉग लेंगे 1 आ जाएगा, PH2 की पावर 1/2 और ये हो गया अपॉन 10⁻⁷ इज इक्वल टू 1 हो गया। तो PH2 की पावर 1/2 इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻⁷ और PH2 बराबर कितना हो गया, 10⁻⁴ हो जाएगा। तो PH2 कितना होना चाहिए, 10⁻⁴ बार होना चाहिए और 10⁻⁴ बार होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन चेक करो, अपने पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10⁻⁻। सेकंड ऑप्शन अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोड इज ए Calomel electrode. Under which of the following categories Calomel electrode comes? Dear students, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड्स काम में लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, मेटल आयन इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, गैसेज इलेक्ट्रोड लाइक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं और मेटल इनसोल्यूबल मेटल आयन इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रही हो, जैसे Fe+2 है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा हो। मेटल आयन इलेक्ट्रोड Zn+2 आयन इलेक्ट्रोड होता है डियर स्टूडेंट्स। गैसेज इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड ये अपने पास होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो अपने पास आता है Pt Hg सॉलिड, Hg लिक्विड, KCl और ये किस में जा रहा होता है, KCl ले सकते हैं और ये Hg2Cl2 में जा रहा है। ये ऑक्सीडेशन के लिए लिखा, इसको लिखने का और रिप्रेजेंट करने का तरीका अपन समझ सकते हैं। पहले Hg2Cl2, ठीक है, पहले ये किस में जाएगा 2Hg होगा और किस में जाएगा Hg2
+2 में जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन। Hg2+2 है, Hg2+2 2Cl माइनस की हेल्प से किसमें जाएगा, Hg2Cl2 में चला जाएगा। ऑल ओवर इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2Hg + 2Cl माइनस इक्वल टू क्या हो गया, Hg2Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन के लिए कैलोमल इलेक्ट्रोड लिख दिया। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड होता है। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। द रिएक्शन एट ए कैथोड इन द सेल कॉमनली यूज्ड इन द क्लॉक। डियर स्टूडेंट्स, अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। इनमें से एक सेल होता है अपने पास लेक्लांसी सेल, एक होता है अपने पास जिंक अमलगम सेल, मरकरी सेल होता है। इनमें से जो लेक्लांसी सेल होता है उसमें एनोड तो किसका बना होता है, लेक्लांसी सेल को आप जानते हैं, एनोड तो अपने पास Zn का बना होता है। ये एनोड जो कोटिंग होती है वो Zn की होती है। यहाँ कार्बन कैथोड होता है, इस पे चारों ओर किससे सराउंडेड होता है, MnO2 से सराउंडेड होता है। किससे सराउंडेड होता है, MnO2 से सराउंडेड होता है, MnO2 से। यहाँ इसके पास ये अपने पास ZnCl2 होता है, ZnCl2 प्लस क्या होता है, NH4Cl होता है। ZnCl2 होता है और NH4Cl2 होता है। कैथोड में MnO2 है, एनोड पे तो Zn किस में कन्वर्ट होता है, एनोड पे Zn किस में कन्वर्ट होता है, Zn+2 में कन्वर्ट होता है, +2 इलेक्ट्रॉन। एनोड पे कौन कन्वर्ट होता है, एनोड। कैथोड पे अपने पास कौन कन्वर्ट होता है, कैथोड पे MnO2 है, वो किस में जाता है, MnOH में जाता है। मतलब Mn अपने पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। आगे ये जो Zn+2 बना है वो NH3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ZnNH3 का 4+2 या Cl2 ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अपने पास कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn+4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो कौन सा सही हो गया, करेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। और पूरे लेक्लांसी सेल को हम समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट, मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ द डाइवेलेंट केटाइन एंड एनाइन are 57 and 73 Siemens centimeter square mole inverse respectively. The molar conductivity of the solution of an electrolyte, the above cation and anion. Dear students, molar conductance है वो केटाइन और एनाइन की कंडक्टेंस का क्या होता है, सम होता है। देखिए अपने पास मोलर कंडक्टेंस डाइवेलेंट केटाइन और एनाइन, हम मान लेते हैं कोई MX2 रहा होगा, जिसमें क्या हो रहा होगा, M+2 रहा होगा +X-2 रहा होगा। इसकी जो मोलर कंडक्टेंस हो जाएगी MX की, ये किस किस के इक्वल हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ M+2 प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ X-2, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। दोनों का सम करना कितना होता है, 57 + 73, इनका सम कितना आ रहा है, 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, ये इसका सम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, अपने पास 4th ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 130। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं। द क्वांटिटी ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड when the 1 coulomb charge is passed through the AgNO3 solution। आप AgNO3 solution से 1 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं। ये अपने पास फेराडे लॉ से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चंस आ गया। ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। इसमें क्या फिलअप किया हुआ है, AgNO3 का सॉल्यूशन
फिल किया और यहां से कितना चार्ज पास किया, 1 कूलम चार्ज। तो हम डिस्कस कर रहे हैं W इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, जेड क्यू हो जाएगा। W इज इक्वल टू जेड क्यू हो जाएगा। इसने W इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज पास किया, W इज इक्वल टू जेड इंटू 1 कूलम। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, जेड। W इज इक्वल टू जेड क्यू में जेड अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल। तो किसके इक्वल होगा, 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर के इक्वल हो गया। दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, 1 इलेक्ट्रोकेमिकल के इक्वल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 13 में अपने पास 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें M+2 में कन्वर्ट हो रहा है, X किस में कन्वर्ट हो रहा है, X-2 में। M+2 टू M गिवन है एंड X2-2 गिवन है। फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो पहले इस सेल रिप्रेजेंटेशन से हमें सेल इक्वेशन बनानी होती है किसी भी सेल के लिए, और हम क्या बना लेते हैं, सेल इक्वेशन बना लेते हैं। M किस में जा रहा है, M+2 प्लस क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। X-2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके X है, ये अपने पास X, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है, X-2 में जा रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेल इक्वेशन क्या हो जाएगी, M+X इक्वल टू क्या हो गया, M+2 प्लस X-2। यहां से ई सेल कितना होता है, कंसंट्रेशन नहीं दिए तो E नॉट E के इक्वल मान लेंगे। E नॉट ऑफ सेल हो जाएगा अपने पास E नॉट ऑफ M से M+2 प्लस E नॉट ऑफ X-2 X-2। ठीक है, ये E नॉट सेल अपन कैलकुलेट करते हैं, E नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने पास गिवन है M+2 टू M, तो हमारे पास ये जाएगा -0.46 प्लस ये 0.34, ये अपने पास, और ये क्वांटिटी अपने पास क्या आ गई, ये क्वांटिटी अपने पास -0.12 वोल्ट आ गई। -0.12 आ गई मतलब सेल कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ऑप्शन चेक करते हैं, E नॉट ये गलत स्टेटमेंट हो गया, M+2 इज स्पॉन्टेनियस नहीं, कैसा बन रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल बन रहा है। -80 वोल्ट ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। M+2 X-2 M और X इज ए स्पॉन्टेनियस सेल, बिल्कुल। इसका अगर अपोजिट सेल बनाएंगे, इसका हम अपोजिट सेल बनाएं तो ये अपोजिट सेल अपने पास क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बिल्कुल सही है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4th वाला ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। कंडक्टिविटी सेल विथ द 2 इलेक्ट्रोड्स, डार्क साइड, ये इलेक्ट्रोड की अपने पास डार्क साइड है, आर हाफ फिल्डेड विद द इनफाइनाइटली डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके बीच में अपने पास कोई सॉल्यूशन भरा है और वो सॉल्यूशन कौन सा है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, और सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है जब कंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाए। इफ वॉल्यूम इज डबल्ड बाय द एडिंग मोर वाटर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसमें वाटर को और ऐड कर दी तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेल विल बी। चारों ऑप्शन को चेक करते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप इसमें देखते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टेंस, जो आप कंडक्टेंस और C की पावर √C के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो कंडक्टेंस क्या होती है, थोड़ी ज्यादा इंक्रीज होती है। रीजन क्या होते हैं, रीजन होता है नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे होते हैं और मोबिलिटी ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये कंडक्टेंस क्या हो जाती है, मैक्सिमम मिल जाती। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये कंडक्टेंस मैक्सिमम मिल जाती, और जो सेल में फिलअप किया हुआ है वो ऑलरेडी अपने पास क्या है,
इनफाइनाइटली डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है। अब इनफाइनाइट डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में और वाटर ऐड कर देंगे तो भी कंडक्टेंस में कोई ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा, कंडक्टेंस ज्यादा चेंज नहीं होगी, तो रिमेन सेम, बिल्कुल रिमेन सेम रहेगी और कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। मामूली सा चेंज आता है तो एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर पाएंगे। डिक्रीजेस शार्पली, नो। डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नहीं, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद क्या होती है, प्रॉपर इंक्रीज नहीं होती है। इंक्रीज शार्पली, बहुत शार्पली इंक्रीज होगी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हाउ कैन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बेसिस पे। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसे आप कब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अपने पास कोई सेल बना हुआ है, एक एनोड है लाइक Zn, एक कैथोड है लाइक Z कॉपर। इसे जैसे भी आपको रिचार्ज करना हो, रिचार्ज करना है तो बाहर अपन इसको किससे जोड़ते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ देते हैं। और एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ देते हैं तो ये अगर अपने पास ई सेल इज ग्रेटर देन द ई एक्सटर्नल, तब तक तो क्या होगा, अपने पास ये सेल किसकी तरह काम करेगा, गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा। अगर इस सेल बराबर ई नॉट ऑफ ई एक्सटर्नल हो तो अपने पास ये इक्विलिब्रियम में होगा, कैसा भी काम नहीं करेगा। अगर इस सेल की बजाय ई एक्सटर्नल ज्यादा हो तो अब क्या करेगा, सेल में करंट अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी, एनोड वाला कैथोड, कैथोड वाला एनोड, और किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन चेक करते हैं, एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रोड एट द एनोड एंड कैथोड, बिल्कुल नहीं होगा। अप्लाइंग एन एक्सटर्नल पोटेंशियल अपोजिट पोटेंशियल लोअर द ई नॉट ऑफ सेल, गलत स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट। अप्लाइंग एन एक्सटर्नल पोटेंशियल अपोजिट पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द ई नॉट, बिल्कुल यही कंडीशन अपने से क्या करवा रहा है, फुलफिल करवा रहा है। तो कौन सा, रिवर्स द फ्लो ऑफ द आयन इन सॉल्ट ब्रिज, नहीं, तो अपने पास कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स ए और बी कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, इज प्लॉटेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन की पावर 1/2 एज शो इन बिलो इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां दो ग्राफ बने हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा है तो एक बार कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है और बी प्लॉट में भी कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। ए प्लॉट में कंडक्टेंस जो इंक्रीज हो रही है वो क्या हो रही है, थोड़ी शार्पली इंक्रीज हो रही है। बी प्लॉट में जो कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है वो स्लोली इंक्रीज हो रही है। तो इससे रिलेटेड हम बात देखते हैं क्यों ऐसा होता है। हम जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3COH, वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूट करते हैं तो क्या इंक्रीज होता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास इसमें नंबर ऑफ आयंस, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे और मोबिलिटी ऑफ आयन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो मोबिलिटी ऑफ आयंस भी बढ़ेगा और कंडक्टेंस क्या होगी, शार्पली इंक्रीज होगी। ये कंडक्टेंस हो गया और ये √C हो गया। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे लाइक HCl, तो इसमें क्या होगा, अपने पास ओनली मोबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे। तो स्ट्रॉन्ग में क्या होगी, ये अपने पास शार्पली इंक्रीज नहीं होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आया होगा और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आया होगा। तो अब ग्राफ से कंपेयर करते हैं, रीजन हमने समझ लिया, ग्राफ से कंपेयर करते हैं तो ए तो किसके लिए आया होगा, ए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आया होगा, ये और ये दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, और बी किसके लिए रहा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं,
मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, अपने पास लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को मैच आपस में करना है। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक लिखा अपने पास लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल में अपने पास देखा था तो लेक्लांसी सेल में एनोड बना होता है Zn का, एनोड Zn का बना होता है और कैथोड अपने पास ये Zn का। चारों ओर क्या होता है ZnCl2 प्लस NH4Cl का सॉल्यूशन होता है। कैथोड अपने पास कार्बन होता है, किससे सराउंडेड होता है MnO2 से सराउंडेड होता है, MnO2 से सराउंडेड। एनोड पे क्या होता है Zn किस में कन्वर्ट होता है Zn+2 पे। कैथोड पे जो MnO2 है वो किस में जाता है MnO2 है, MnO और OH में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड सही बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम सही बात करते हैं तो लेक्लांसी सेल से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला अपने पास सही हो जाएगा। ठीक है, निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल की बात करते हैं तो निकिल कैडमियम सेल रिचार्जेबल सेल होता है। कैसा होता है रिचार्जेबल सेल होता है। फ्यूल सेल कन्वर्ट एनर्जी टू कंबाइन इनटू द इलेक्ट्रिक। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करता है। मरकरी सेल किस में काम आता है हीरिंग डिवाइस में काम आता है। हीरिंग डिवाइस में डज इन्वॉल्व एनी आयन इन द सॉल्यूशन। फ्यूल सेल, अब मरकरी सेल डज नॉट इन्वॉल्व एनी सॉल्यूशन, आयन नहीं रखता है सॉल्यूशन में जिससे कि ई नोट कन्वर्ट नहीं होता है। तो कौन सा करेक्ट हो गया अपने पास, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। Which out of the following a correct equation show the change in molar conductivity with respect to concentration for a weak electrolyte if the symbols carry in there। डियर स्टूडेंट्स, अपने पास मोलर कंडक्टेंस से रिलेटेड बात कर रहा है और मोलर कंडक्टेंस का K के साथ रिलेशन दिया है और हमें यह जानना चाहता है कौन सा रिलेशन करेक्ट है। एक अच्छा क्वेश्चन जो कि हम सोल्व करते हैं, अपने पास होता है, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, K इज इक्वल टू क्या होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। K अपने पास Ha कोई एसिड होता है, ये Ha कोई वीक एसिड है तो H प्लस प्लस A माइनस में जाएगा, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया K। और हम जानते हैं कि अपने पास अल्फा इज इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां हम किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो K का अपन सही से रिलेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमने कहा K इज इक्वल टू अपने पास हो गया C और ये हो गया मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन अपने पास ये हो गया 1 माइनस मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। इसमें हमने कहा अब अपने पास लिखा हुआ है तो हम इसको सोल्व करें, आगे इसको सोल्व करें तो इसको इधर ले जाए तो K माइनस K इंटू मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इक्वल टू अपने पास आ गया, इक्वल टू अपने पास आ गया C इंटू मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर। ये एक अपने पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में हम बात कर रहे हैं, इसको इधर ले आते हैं हम तो C इंटू मोलर कंडक्टेंस का स्क्वायर अपॉन मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, माइनस K प्लस K इंटू मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम एलसीएम ले लेते हैं इसमें, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया C मोलर कंडक्टेंस का स्क्वायर माइनस K इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर, प्लस अपने पास ये हो जाएगा, प्लस अपने पास K इंटू मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, यहां से इसको ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, मैच करें एक बार, सी मोलर कंडक्टेंस का स्क्वायर सी। देखिए इससे अगर आप चेक कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन चेक कर पा रहे हैं आप, बोल सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, द सेल ऑफ EMF Ti plus copper plus 2 copper is 0.83 volt at 298 Kelvin. It could be increased by, ये सेल वोल्टेज दे रखा है और इस सेल वोल्टेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले यहां ये सीख सकते हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ये एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पे रिएक्शन हो रही है Ti। थेलियम किस में जा रहा है, Tl प्लस में जा रहा है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। एनोड कैथोड पे क्या इक्वेशन हो रही है, कैथोड पे कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर दोनों को ऐड करना हो तो इसे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2Tl प्लस कॉपर प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 2Tl प्लस कॉपर अपने पास हो जाएगा। इसके लिए नस्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो ई सेल, नस्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये अपने पास नस्ट इक्वेशन होती है, तो यहां वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल जो कि गिवन है माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग। यहां प्रोडक्ट में अपने पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में अपने पास आ जाएगा Tl प्लस का स्क्वायर, अपने पास ये हो गया Tl प्लस का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट में क्या शामिल करेंगे, क्या इंक्लूड, कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस 2। और ये वाली क्वांटिटी अपने पास कितनी है, ये वाली क्वांटिटी है 0.83 वोल्ट, ये वाली क्वांटिटी होगी अपने पास 0.83 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, Tl प्लस को इंक्रीज करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो Tl प्लस को इंक्रीज करेंगे तो ई नॉट ऑफ ई सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट कॉपर प्लस 2 को इंक्रीज करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो ये वाली क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी और ई सेल इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, नहीं, ये दोनों की इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ Tl प्लस, नो। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2n, बिल्कुल सही है। तो अपने पास कौन सा करेक्ट हो गया, अपने पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, द रिएक्शन हाफ H2 AgCl solid equal to H plus Cl minus और Ag occur in which of the following galvanic cell। डियर स्टूडेंट्स, हम सेल रिएक्शन से क्या बना सकते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं और सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। यहां एनोड का काम H2 कर रहा है तो Pt H2 गैस किस में जाएगा, H प्लस HCl का सॉल्यूशन रहा होगा। और दूसरा, ये अभी भी देखा मेटल इंसोल्यूबल मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो गया, तो AgCl अपने पास AgCl सॉलिड है, AgCl सॉलिड है, वो किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है। ऐसा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वाला ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला अपने पास हो जाएगा। तो सेक्शन बी को डिस्कस करते हैं। डी स्टूडेंट्स, सेक्शन बी में न्यूमेरिकल
और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है। न्यूमेरिकल और इंटीजर टाइप मतलब आपके क्वेश्चंस इंटीजर में भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकली कोई वैल्यू भी, न्यूमेरिकली यानी 12 to 23 ऐसी भी वैल्यू अपने पास आ सकती है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल आर गिवन बिलो। अपने पास ये हाफ सेल है, इनके लिए कुछ पोटेंशियल गिवन है। द नंबर ऑफ मेटल विच विल बी the number of metal which will be oxidized by NO3 minus in aqueous solution। ऐसे मेटल्स की संख्या बतानी है जो एक्वस सॉल्यूशन में NO3 माइनस से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अपने पास कोई भी मेटल होगा M, ये NO3 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्सीडाइज होके जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है M प्लस N बना लेगा, प्लस NO3 माइनस है वो NO में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस H2O आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपने पास ई नोट ऑफ सेल हो जाएगा। अगर अपने पास ई नोट ऑफ सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF ऑफ ई नोट ऑफ सेल। ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव रही तो डेल्टा G अपने पास नेगेटिव हो जाएगा और प्रोसेस कैसा रहेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा। तो हम इससे क्वेश्चंस में अलग अलग जो मेटल अपने पास गिवन है उनके लिए बात करते हैं। तो V ऑक्सीडाइज होना है, तो डियर स्टूडेंट्स ये वाली क्वांटिटी अपने पास पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, देखना V से V प्लस NO3 माइनस यहां से V प्लस 2 में जा रहा है, V प्लस 2 में जा रहा है, ये V प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NO3 में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए E नोट कितना आएगा, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1.19, ये हो जाएगा 1.19 प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा 0.79। ये वाली क्वांटिटी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो अपने पास ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं Fe की बात करेंगे तो Fe है वो NO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और Fe+2 बना रहा है, Fe+2 बना रहा है प्लस क्या बना रहा है NO। स्टूडेंट्स ये भी NO में कन्वर्ट हो रहा है। तो E नोट इक्वल टू अपने पास क्या होगा, Fe से Fe+2, Fe से Fe+2 का हमारे पास गिवन है Fe+3 से Fe का, सॉरी Fe+3 लिखा है, Fe+3 का, Fe+3 का लिखा है। तो अपने पास ये वाली क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 0.04 हो जाएगी, प्लस की 0.04 प्लस 0.79, ये वाली क्वांटिटी भी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। थर्ड मेटल अपने पास कौन है, Ag+2 to Ag+2 to Ag की बात करते हैं तो Ag है वो NO3 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और अपने पास हो जाएगा Ag प्लस NO। ये वाली क्वांटिटी के लिए E नोट कैलकुलेट करेंगे, E नोट कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.80 हो जाएगा, ये अपने पास 0.80 प्लस 0.80 प्लस 0.79, ये भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर Au लेंगे, Au में अपने पास Au+3, Au प्लस NO3 माइनस, तो ये हो गया Au+3 प्लस NO। ये वाली क्वांटिटी अपने पास E नोट की, ये वाली क्वांटिटी अपने पास आ गई -1.40 प्लस 0.79, तो ये वाली क्वांटिटी अपने पास आ जाएगी, वो नेगेटिव आएगी। तो ये तीन रिप्लेस कर देंगे, कौन, वेनेडियम, Fe और Ag। तो अपने पास वेनेडियम, Fe और Ag रिप्लेस कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपने पास 3 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंटीजर टाइप डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अपने पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को देखना है। द इलेक्ट्रिक वार्क दैट ए रिएक्शन कैन
performed at a constant pressure and temperature is equal to the reaction gives energy। पहले ए स्टेटमेंट को चेक करते हैं तो अपने पास इलेक्ट्रिक वर्ड डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा जी बराबर डब्ल्यू इलेक्ट्रिक होता है माइनस डेल्टा जी। तो बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रिक वर्क होता है जो जितना फ्री एनर्जी में चेंज होता है, फ्री एनर्जी में जितना डिक्रीमेंट होता है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा जी में कन्वर्ट हो जाता है। ई नोट ऑफ सेल डिपेंड ऑन द बी स्टेटमेंट, ई नोट ऑफ सेल डिपेंड ऑन द प्रेशर, प्रेशर ई नोट प्रेशर पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। ई नोट का मतलब ही क्या है, 1 एटीएम या 1 बार प्रेशर होना चाहिए, तो 1 बार प्रेशर फिक्स है तो ये डिपेंड नहीं करता है। तो बी स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल टू थर्ड स्टेटमेंट में डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है एस नॉट इज इक्वल टू एन एफ ऑफ डी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अपने पास लिखा है डेल्टा एस नोट अपॉन एन एफ, डेल्टा एस नोट अपॉन एन एफ इज इक्वल टू डी ई नोट सेल अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। बिल्कुल सही बात है, थर्ड वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही स्टेटमेंट। ए सेल इज ऑपरेटिंग रिवर्सिबली इफ द सेल पोटेंशियल इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय एन अपोजिंग सोर्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो डियर स्टूडेंट्स देखना, एक सेल पे आपने कोई सेल लगाया, ये अपने पास एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है, और ये सोल्ट ब्रिज हो गया अपने पास, सोल्ट ब्रिज ले लेते हैं, ये एनोड वाला हो गया, ये कैथोड वाला हो गया। अगर आप इसमें एग्जैक्टली हाई सोर्स लगा देंगे, सोल्ट ब्रिज हो गया, हाई सोर्स लगा देंगे तो इसमें हाई सोर्स लगा देंगे तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है एग्जैक्टली इक्वल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ नेट फोर्स 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगले ने क्या कहा कि अपोजिंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली रिवर्सिबली काम करेगा क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया, बी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कितना आंसर हो पाएगा, 1 स्टेटमेंट की डिजिट आ पाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं FeC2O4 Fe+3 Fe+2 Fe नोट। E नोट ऑफ FeO4 to Fe+2 is x into 10 to power -3 volt, the value of x। डियर स्टूडेंट्स, दो हाफ रिएक्शंस के लिए अपने पास E नोट की वैल्यू गिवन है और थर्ड हाफ रिएक्शंस के लिए अपने से E नोट की वैल्यू पूछा है। तो ये E नोट की वैल्यू अपने को डिटरमाइन करनी है। पहले अपने पास लिखा है FeO4 -2, यहां से ये Fe+3 में कन्वर्ट होता है, तो ये अपने पास 2.2 वोल्ट रखा है। ये अगर इसके लिए डेल्टा G1 कैलकुलेट करना चाहें तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, -3 F ऑफ E नोट कितना हो गया, 2.2 वोल्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, सेकेंड अपने पास Fe+3 से Fe+2 में जाने को बोल रहा है और ये वाला अपने पास 0.70 है, 0 वोल्ट है। तो डेल्टा G2 बराबर हो गया -1 F ऑफ 0.70 और हमें पूछा किसके लिए है, E नोट ऑफ FeO4 -22 Fe+2 के लिए पूछा है, ये Fe+2 के लिए पूछा है। इसके लिए डेल्टा G इक्वल टू हो गया -+6 से कितने में जा रहा है, +4, 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो -4F ऑफ E नोट। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम ये वाली इक्वेशन बना सकते हैं। तो डेल्टा G इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा G इज इक्वल टू कितना है, डेल्टा G बराबर -4F ऑफ E नोट कैलकुलेट करना है। डेल्टा G1 अपने पास कितना आया हुआ है, -3F इंटू 2.2 -3F इंटू 2.2 वोल्ट और माइनस डेल्टा G2 कितना आया हुआ है, -1F ऑफ 0.70 -1F ऑफ 0.70 ये अपने पास आया हुआ है। F से F क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। तो 4E0 इक्वल टू अपने पास कितना हो गया, ये 6.6 वोल्ट हो गया प्लस 0.70 हो गया। अब यहां से हम कैलकुलेट करें तो E0 इक्वल टू अपने पास हो गया 7.3 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 4 हो गया, डिवाइडेड बाय ये हो गया 1.825। यहां से कैलकुलेट करना है, किस 3 में कैलकुलेट करना, पावर 3 होनी चाहिए। तो कितना हो गया, E0 इक्वल टू 1825 इंटू 10 टू पावर -3 वोल्ट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1825 आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1825 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, गॉट इट। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस जिसमें 2 हाफ सेल के लिए गिवन है और थर्ड हाफ रिएक्शंस के लिए पूछा है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम काम में ले सकते हैं। आगे देखते हैं। In an electrochemical reactions of lead at standard temperature, E0 of Pb plus 2 to Pb is m volt and E0 of Pb plus 4 to Pb is n volt. The value of E0 of this, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है जो कि एक अपने पास जेई 2000 मेन में आया है और अगला क्वेश्चन भी जेई 2000। अलग अलग शिफ्ट में होती है तो अलग अलग शिफ्ट में सेम टाइप का क्वेश्चन आया है। अपने पास दे रखा है Pb प्लस 2 टू Pb प्लस 2 से Pb के लिए m वोल्ट दे रखा है, Pb के लिए m वोल्ट कितना हो जाएगा, डेल्टा G1 इक्वल टू माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है, -2 F ऑफ m हो गया। ठीक है, अगला किसके लिए दे रखा है, Pb प्लस 4 से Pb के लिए। ये Pb प्लस 4 से अपने पास कितना दे रखा है, Pb के लिए। डेल्टा G2 इक्वल टू कितना हो गया, -4F ऑफ n हो गया। ठीक है, पूछा किसके लिए, अपने को पूछा है Pb प्लस 2 से Pb प्लस 2 से Pb प्लस 4 के लिए, Pb प्लस 4 के लिए। ये हो जाएगा अपने पास डेल्टा G इक्वल टू -2F ऑफ E0। ठीक है, अब अपने पास डेल्टा G इक्वल टू क्या हो रहा है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, क्योंकि Pb4 इस साइड में चाहिए। तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G1 और माइनस ऑफ डेल्टा G2। डेल्टा G कितना है डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा G अपने पास -2F ऑफ E0 -2F ऑफ E0। डेल्टा G1 कितना है, डेल्टा G1 -2F ऑफ M0 -2F ऑफ M। और डेल्टा G2 कितना है, डेल्टा G2 -4F ऑफ N, प्लस हो जाएगा +4F ऑफ N हो जाएगा। यहां से F से F कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया, 2E0 इक्वल टू 2M -4N। तो E0 इक्वल टू कितना हो गया, E0 इक्वल टू M -2N हो गया। तो अपने पास इसको कंपेयर करते हैं तो अपने पास कितना आ रहा है, M -XN। E0 इक्वल टू कितना है, E0 इक्वल टू M -XN। तो X की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। तो आंसर अपने पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे अपने पास आंसर हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट अपने को बताने हैं। ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, किस पे डिपेंड नहीं करती है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही होती है। चाहे आप ये सा लिख दे कि Zn किस में कन्वर्ट, एक सेल के लिए Zn +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो भी ई सेल E0 उतना ही रहेगा। 2Zn है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2Zn +2 में कन्वर्ट हो रहा है
तो भी कितना रहेगा, ई नॉट सेम रहेगा। तो कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंस प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल सही बात है। ए नेगेटिव ई नोट मीन्स दैट द रेडॉक्स कपल ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H प्लस H2 कपल, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव होगा इसका मतलब H प्लस में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या आएगा, ये एक स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया, बी स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करें। तो नेगेटिव कपल है मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल ECS में हाइड्रोजन से क्या रहेगा, अपर रहेगा, और जो हाइड्रोजन से अपर रहेगा वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को H2 को क्या करेंगे, लिबरेट कर देंगे। तो बी स्टेटमेंट भी क्या है, सही स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट भी सही हो गया। देन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड ऑन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट, सी की बात करें, अगर अपने पास अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब डेल्टा जी की तरह बात होगी, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ऑफ ई नोट ई, यहां पे स्टोइकियोमेट्री चेंज होगी तो एन चेंज हो जाएगा, इसलिए एन इसके लिए 2 होगा तो इसके लिए 4 हो जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करती है, स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करती है। तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया अपने पास, सी ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच occur any electrode during the electrolysis, a current is proportional to the quantity of pass electricity। जो भी अमाउंट, फेराडेज लॉ में यही कहते हैं, जो भी अमाउंट अपने पास होती है W इज इक्वल टू क्या होती है, जेड क्यू, इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या W इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन एफ। तो आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, 4 स्टेटमेंट अपने पास करेक्ट हो गए, 4 के 4 स्टेटमेंट अपने पास करेक्ट हो गए। ओके, हाँ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द कॉपर +2 कॉपर इलेक्ट्रोड इज दिस, given Ksp of copper hydroxide is 1 into 10 to power minus 20। टेक ये लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल एट pH इक्वल टू 14 इज दिस, द वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में अपने पास क्या लिखा है ये देखना। एक अपने पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है और कॉपर के सॉल्यूशन में रखा हुआ है, कॉपर के सॉल्यूशन Cu+2 के सॉल्यूशन, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है और कॉपर हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में रखा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में रखा है। तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की बात करनी है तो Cu+2 है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1 अपॉन Cu+2 हो जाएगा, 1 अपॉन Cu+2। अगर हमें Cu+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसे सोल्व कर सकते हैं। ई नोट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो Cu+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये अपने पास जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉलिड, ये जाता है अपने पास Cu+2 + 2OH- और ये होता है इसका Ksp। तो इसके लिए Ksp इज इक्वल टू कितना होता है, Cu+2 और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। Ksp कितना गिवन है, 1 × 10⁻⁻20 और pH 14 होगी, pH कितनी होगी इसमें, pH 14 होगी, तो POH कितनी होगी 0 और OH- आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 1m होगी, 1m कंसंट्रेशन। तो 1 × 10⁻⁻20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cu+2 और 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर हो गया तो Cu+2 की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, Cu+2 की कंसंट्रेशन आ गई 1 × 10⁻20m। ये वाली पुट कर सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट दे रखा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ई सेल इक्वल टू 0.34 - 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू देखो दे रखा है 0.059। ठीक है, log
1 अपॉन 10 टू पावर माइनस 20, 10 टू पावर माइनस 20 अपर जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहां से ई सेल इक्वल टू अपने पास सोल्व करें इसे, तो ये हो गया 0.34 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 10 टू पावर 20 हो जाएगा। इसे अपन ये 20 आ जाएगा, इसे हम सोल्व करते हैं तो ई सेल इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 वोल्ट हो जाएगा। तो देखिए अपने पास आंसर किस टर्म्स में लिखा है, x इंटू 10 टू पावर माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी हो रही है, देखना x की वैल्यू हो रही है 25। तो अपने पास इसका आंसर कितना आ रहा है, 25x की वैल्यू आ रही है। बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम KSP यूज करके क्वेश्चंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है। अगले क्वेश्चन में द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अपने पास कोई स्टेटमेंट गिवन है और नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कैलकुलेट करने हैं। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विथ द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कंडक्टिविटी मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपने पास होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपने पास सॉल्यूशन है, उसमें हम कहते हैं K इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L बाई ए। तो अपने पास K इज इक्वल टू C इंटू L बाई ए। L बाई ए का मतलब L 1 सेंटीमीटर हो जाए, A कितना हो गए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। 1 ml में जो कंडक्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, इस कंडक्टिविटी कहते हैं। और अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो 1 ml में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अपने पास सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन ए सॉल्यूशन इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। नहीं, नंबर ऑफ आयंस ही तो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डाइल्यूट करेंगे तो 1 ml में नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तभी तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो रही है। तो ये स्टेटमेंट अपने पास कैसा हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही है। आप ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ते हैं तो अपने पास कंडक्टेंस और अंडर सी के बीच में कर्व बनाते हैं। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम कर रहे होते हैं कंडक्टेंस क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही है। तो अपने पास ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। द वेरिएशन इन द मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो मोलर कंडक्टेंस का जो वेरिएशन होता है मोलर कंडक्टेंस का अंडर सी के साथ, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है और ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। तो दोनों में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो कंडक्टेंस शार्पली इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होते हैं और मोबिलिटी ऑफ आयंस भी इंक्रीज होती है। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या इंक्रीज नहीं होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होंगे, ओनली मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होगी। तो अपने पास क्या लिखा हुआ है, द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज द डिफरेंट फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, ठीक है। For weak electrolytes, the change in the molar conductivity with dilution is due to the decrease in degree of dissociation। बिल्कुल गलत बात। मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए किससे होती है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हम डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है, अल्फा इंक्रीज होती है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत। कितने स्टेटमेंट सही हुए, 3 स्टेटमेंट अपने पास सही हो गए। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 3 आंसर इसमें आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ सम मटेरियल्स एट 208.15 केल्विन
in Simon meter inverse are this. Number of the conductors among the material. अच्छा, नंबर ऑफ द कंडक्टर्स, कंडक्टर होने के लिए क्या शर्त है? कंडक्टर होने के लिए इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है तो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टिविटी अगर मॉडरेट होती है तो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, और कंडक्टिविटी काफी कम होती है तो इंसुलेटर होते हैं। तो अपने पास इनमें से कलेक्ट करते हैं। एक मटेरियल के लिए कंडक्टिविटी है 2.1 × 10⁻³ तो ये क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा, काफी ज्यादा है। एक मटेरियल के लिए 1 × 10⁻⁻16 तो ये काफी कम है तो ये इंसुलेटर हो जाएगा। एक के लिए 1.2 × 10, एक के लिए हो गया 1.2 × 10, ये भी क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा। अगले के लिए 1.5 × 10⁻², 1.5 × 10⁻² मॉडरेट हो गया तो शायद सेमी कंडक्टर होनी चाहिए। 1 × 10⁻7, 1 × 10⁻7 क्या हो जाएगा? इंसुलेटर हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। एक का 1 × 10⁻3, 1 × 10⁻3 क्या हो गया? कंडक्टर हो गया। एक कौन सी वैल्यू रह गई अपने पास? 3.91, 3.91 वाला भी कंडक्टर। तो कितने ऐसे ऑप्शन है जो कंडक्टर बन रहे हैं अपने पास? ये 4 ऑप्शन कंडक्टर बन रहे हैं। तो कितने ऐसे मटेरियल है जो कंडक्टर का काम करेंगे? 4 मटेरियल अपने पास ऐसे मटेरियल है जो अपने पास किसका काम करेंगे? कंडक्टर का काम करेंगे, जिनके लिए कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी हाई होती है। वो किसका काम करते हैं? कंडक्टर का काम कर रहे होते हैं। 1 Faraday of electricity liberate x × 10⁻⁻1 gram of the gram atoms of copper from the copper sulfate is x. Dear students, x तो अपने पास x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सुनना, 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब क्या हो गया? पहले तो x × 10⁻⁻1 ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब हो गया मोल, ग्राम एटम का मतलब हो गया मोल। पहली बात हमें यह डिस्कस करना है कि ग्राम एटम का मतलब मोल हो गया, और हमसे क्या पूछना चाहता है? कॉपर के कितने मोल लिबरेट होंगे। अब हमारे पास कॉपर सल्फेट से Cu+2 आयन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें जाएगा? Cu में कन्वर्ट होगा। और फेराडे लॉ ये कहता है W = EQ/F होता है। W/E = Q/F हो गया। W/E ग्राम इक्विवेलेंट हो गए क्या? ये हो गए ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं? मोल इंटू एन फैक्टर के बराबर होते हैं क्या? बिल्कुल। तो अपन लिख सकते हैं मोल इंटू एन फैक्टर बराबर क्या हो गया? Q/F। कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है? 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है। मोल कितना हो गया? कैलकुलेट करना है। एन फैक्टर कितना हो गया? 2 = 1 फेराडे पास किया और ये एफ फेराडे, तो कितना हो गया? मोल = 1/2 मतलब 0.5 मोल। तो मोल = अपने पास कितना आ गया? 5 × 10⁻⁻1। और यहां दे क्या रखा है? x × 10⁻⁻1, और x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? अपने पास 5 करंट आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। द मास ऑफ सिल्वर, सेम टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। मास ऑफ सिल्वर, मोलर मास 108, डिस्प्लेस बाय द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 ml O2 at STP विल बी। डियर स्टूडेंट्स, अपने पास सेम और फेराडे लॉ यही है
कि अगर सेम करंट पास करते हैं तो जितने इक्विवेलेंट इस पे लिबरेट होंगे दूसरे इलेक्ट्रोड पर भी क्या होंगे, उतने ही इलेक्ट्रोड लिबरेट होंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं, एक बार अपने पास Ag है और एक बार अपने पास O2 है। Ag के लिए अपने पास जितना W1/E1 होगा, O2 के लिए उतना ही W2/E2 होगा। Ag वाला O2 के लिए पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपने पास मोल इज इक्वल टू हो गया अपने पास वॉल्यूम अपॉन 5600 अपॉन 2400 एनटीपी केवल है। तो मोल से मास ऑफ O2 कितना लिबरेट हुआ, मास ऑफ O2 5600 अपॉन 22400 इंटू 32, यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 8 ग्राम लिबरेट हुआ है। तो ये हो गया अपने पास W/108 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8, इक्विवेलेंट मास O2 का 8 हो गया। तो W इज इक्वल टू कितना आ रहा है Ag का, 108 ग्राम लिबरेट हो रहा है। और 108 ग्राम लिबरेट हो रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 108 ग्राम। 108 अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। The hydrogen electrode is dipped in a solution of pH3 at 25. Potential of the electrode. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड pH3 के सॉल्यूशन में डिप है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड pH सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोड में डिप है तो H+ एक इलेक्ट्रॉन लेके हाफ ऑफ H2 में कन्वर्ट होगा, हाफ ऑफ H2 में कन्वर्ट होगा। तो E सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 1 log PH2 की पावर 1/2 अपॉन H+। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, E नॉट ऑफ सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0 होता है। E सेल कैलकुलेट करना है तो माइनस 0.0591 अपॉन 1 log प्रेशर कुछ नहीं दिया तो 1 बार हो गया और H+ ये हो गया H+। डियर स्टूडेंट्स, इसको ऐसा लिख सकता हूं, E सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 1 log H+ की कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो E सेल इक्वल टू 0.0591 log कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ H+, माइनस log H+ क्या होता है pH। तो E सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 0.0591 pH। यहां से सोल्व करते हैं तो E सेल इक्वल टू हो गया माइनस 0.0591 इंटू पीएच की वैल्यू 3 आ गई। पीएच की वैल्यू 3 आ गई तो ये E सेल इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 0.177 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जेई ने कहा कि माइनस को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस 0.177 वोल्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसी भी पीएच पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। A constant current pass through a solution of AuCl4 minus ion between two gold electrodes। एक अपने पास क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें ये भी गोल्ड इलेक्ट्रोड है और ये भी किसका है, Au का इलेक्ट्रोड है। और सॉल्यूशन किसका हो गया, सॉल्यूशन हो गया अपने पास AuCl4 माइनस का। इसको अपने को बैटरी से जोड़ दिया गया। आफ्टर द पीरियड ऑफ 10 मिनट द इंक्रीज इन द मास ऑफ कैथोड वाज 1.314। कैथोड का मास इतना इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब सॉल्यूशन से कितना AuCl4 पास हुआ है। Au यहां जो डिपॉजिट हुआ है वो Au डिपॉजिट हो गया 1.314 ग्राम, इतना डिपॉजिट। द टोटल चार्ज पास थ्रू ए सॉल्यूशन इज दिस फेराडे, एटॉमिक मास ऑफ दिस। तो अपने पास ऐसा था AuCl4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Au में कन्वर्ट हो रहा है।
AuCl4 माइनस Au में कन्वर्ट हो रहा है। तो फेराडे लॉ यूज में लेते हैं तो W इज इक्वल टू E Q अपॉन F होता है। W अपने को हुआ है 1.314 ग्राम, ठीक है। E कितना है 197 डिवाइडेड बाई 3, 197 डिवाइडेड बाई 3। Q आ गया, कैलकुलेट करना है, और ये F फेराडे में कैलकुलेट करना है। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2F। तो अपने पास कितना फेराडे आ गया, यहां 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2F। तो वैल्यू कितनी होगी इसकी, यहां 2 वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, the mass of zinc produced by the electrolysis of zinc sulfate solution with a steady current of 0.15 एम्पियर फॉर 15 मिनट। बिल्कुल फिर फेराडे लॉ के रिलेटेड क्वेश्चंस है। अभी हमने देखा W इज इक्वल टू क्या होता है, EIT बाई F होता है। इसी को हम क्या लिखते हैं, EQ अपॉन F लिखते हैं। यहां पे जिंक सल्फेट था, Zn प्लस 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn में कन्वर्ट हो रहा है। तो बस कितना मास है वो डिपॉजिट होगा। द मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस, जिंक के लिए अपने को सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो W अपने को कैलकुलेट करना है। E कितना हो गया, मोलर मास कितना गिवन है 65/4 डिवाइडेड बाई 2। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास अपॉन n फैक्टर। अपने पास E हो गया, I कितना है, I है अपने पास 0.015, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है 15 मिनट। 15 मिनट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और ये कितना हो गया 96500। यहां से W अपन सोल्व करें तो इसे सोल्व करने पे 45.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 ग्राम आता है। तो अपने पास नियरेस्ट इंटीजर में इसका देना हो तो ये 45.7 लिख दें, और नियरेस्ट इंटीजर में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, अपन इसका आंसर 46 दे सकते हैं नियरेस्ट इंटीजर में देना हो तो। और वैसे 45.7 भी हम लिख सकते हैं। तो फेराडे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी बातें इन क्वेश्चंस में कवर हो जाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन MnO4 minus H plus C2O4 minus CO2. The standard reduction potential are given is below. E note in. The equilibrium constant for the above reactions, equilibrium is 10 to power this, और X की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें ऑक्सीडेशन एनोड का काम कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2C2O4 किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, CO2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये CO2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, बैलेंस करें तो 2CO2, H प्लस कितने 2H प्लस, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एनोड की इक्वेशन लिख दी। कैथोड पे कौन जा रहा है, कैथोड पे MnO4 माइनस है, कौन है MnO4 माइनस, किसमें कन्वर्ट हो रहा है Mn प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसको बैलेंस करना हो तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। कितने H2 लगा दे 4H2। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो 8H प्लस, फिर कितने इलेक्ट्रॉन लिख दें इधर 5 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस हो गया। इन दोनों रिएक्शंस को तब सम कर सकते हैं जब दोनों साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, इक्वल हो। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हो गया अपने पास 5H2C2O4 प्लस हो गया अपने पास 16H प्लस, ठीक है 16H प्लस प्लस 2 MnO4 माइनस, प्लस अपने पास कितना CO2 हो गया 10CO2 प्लस कितना H प्लस 10H प्लस,
प्लस 4 प्लस 2 प्लस कितना हो गया 4H2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये अपन ने बैलेंस इक्वेशन लिख ली। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है? 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। अब इसके लिए बात करते हैं। डेल ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू की वैल्यू आ जाती है। एट इक्विलिब्रियम पे ई सेल कितना हो जाता है? 0। वही इक्विलिब्रियम और किसमें रिलेशन चेक कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट ऑफ सेल में रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी हम अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो ई सेल 0 हो गया तो अपने पास क्या हो गया? ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के हो जाएगा। अब बात आती है ई नोट कितना हो जाएगा? ई नोट होता है अपने पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दोनों का सम कर लेते हैं। एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को सम करते हैं। देखना, तो दोनों को सम करते हैं। ये एनोड का क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल प्लस का 0.49 और ये अपने पास, तो ई नोट की वैल्यू कितनी हो रही है? 2 वोल्ट हो रही है। ई नोट की वैल्यू अपने पास 2 वोल्ट होगी। ई नोट की वैल्यू अपने पास 2 वोल्ट होगी। तो 2 इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 10 लॉग के। यहां से के को सोल्व करते हैं तो के इज इक्वल टू आता है 10 टू पावर 338 और ये 338 आ जाता है। पूछा क्या आपने को? 5 पूछा, लॉग के आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 338 अपने पास आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2। 1 मोल H2O को आप O2 में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायरमेंट होगी? देखो, H2O जब ऑक्सीडाइज होगा किसमें? O2 में, तो क्या बनाएगा? देखना, हाफ ऑफ O2 में ऑक्सीडाइज हो गया प्लस 2H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये अमाउंट पूछी अपने को। वही फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू EIT/F। कूलम में चार्ज पूछा है तो W इज इक्वल टू अपने पास कितना हो गया? W अपॉन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2, W अपॉन E इज इक्वल टू IT/F। ये हो गया मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर बराबर IT/F। IT को हम क्या लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? तो अपने पास क्या हो गया? मोल 1 मोल हो गया। एन फैक्टर कितना हो गया इसके लिए? 1 मोल। एन फैक्टर कितना हो गया? 1 फैक्टर 4 हो गया, इज इक्वल टू Q अपॉन 96500। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल O2, 1 मोल H2 है तो O2 कितना मिला है? देखो, हाफ मोल मिला है, तो Q इज इक्वल टू यहां से आ रहा है 1.93 इंटू 10 टू पावर 5। तो अगर अपने पास ऑप्शन हो जाएगा 1.93 और नियरेस्ट इंटीजर में देंगे तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जेई मेन में 2023 और 24 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय जय CLC।